पाठ का नाम है मानव नेत्र। सबसे पहला क्वेश्चन है, दो आंखों की क्या उपयोगिता है। हम लोगों को दो आंखें मिली है, क्यों मिली है? देखिए क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है, वस्तु को दो आंखों से देखने की उपयोगिता निम्नलिखित है। पहला, वस्तु की दूरी का अंदाजा ठीक ढंग से लगाया जा सकता है। एक आंख होता है तो दूरी का अंदाजा ठीक ढंग से नहीं लगा पाएंगे, थोड़ा दूरी में अंतर हो जाएगा, है ना। दूसरा, वस्तु त्रिदशाओं का प्रभाव ठीक से प्राप्त किया जा सकता है। मतलब कि आप किसी वस्तु को देखते हैं तो 3 एंगल से देख सकते हैं, मतलब 3 डायमेंशन में देख सकते हैं। एक लंबाई, चौड़ाई और तीसरा है मोटाई, होता है ना। तो दो आंखों से देखने के लिए ये चीज़ें को मतलब दो आंखों से देखते हैं तो उसको त्रिविमीय आकृति को देख सकते हैं, मतलब मोटाई को भी देखने में सुविधा होती है। अगर आंखें नहीं होती उस ढंग से बनाया, जिस तरह से बना हुआ है, दो आंखों का सामंजस्य नहीं होता तो नहीं देख पाते, ठीक है। अगला, दोनों आंख एक दूसरे को सेकेंड के एक भाग के लिए आराम देती रहती हैं। मतलब कि आंखों को आराम देती है, मतलब लगातार आप किसी वस्तु को देखते हैं, कहीं जैसे आप मोबाइल में मूवी देख रहे हैं या टीवी पर मूवी देख रहे हैं, कोई 3 घंटे का मूवी है, तो उसमें ऐसा नहीं कि ये दोनों आंख से देख रहे होते, दोनों आंख से देख रहे होते हैं, बट बीच बीच में एक एक आंख रेस्ट करता रहता है, रेस्ट कर करके अपना काम करता रहता है, तो इससे सुविधा हो जाती है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूरदृष्टि दोष से आपका क्या अभिप्राय है। इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जा सकता है। दीर्घ दृष्टि दोष जो है ये क्या है, मतलब कि सबसे पहले ये बताना पड़ेगा। पहले तो ये जानिए कि दीर्घ दृष्टि दोष क्या होता है। जब सामान्य आंख का जो क्षमता है वो न्यूनतम क्षमता होता है 25 सेंटीमीटर, न्यूनतम दृष्टि सीमा जो हमारी क्षमता होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर, और अधिकतम जो होता है अनंत, मतलब कम से कम 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए न्यूनतम दूरी। और कहाँ तक देख सकते हैं वस्तु को, तो अनंत तक के वस्तुओं को हम लोग देख सकते हैं। बट इसमें गड़बड़ी हो जाती है, हमें हो सकता है कि नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं दे, या कभी कभी ऐसा हो सकता है कि दूर की वस्तु दिखाई देने की क्षमता खत्म हो जाए। तो ऐसी कभी कभी ऐसा होता है कि कोई वस्तु लंबा गोला है वो लंबा दिखाई देने लगता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि न तो नज़दीक की वस्तु दिखाई देती है न दूर की वस्तु दिखाई देती है। ये क्षमताएं ये कभी भी आपके साथ हो सकता है, मतलब कि ये ज़्यादातर होता है बुढ़ापा में, और किसी को तो बचपन से ही नेत्र का प्रॉब्लम होता है, उसको नज़दीकी खराब होता है, किसी का दूर खराब होता है ना। मतलब सामान्य नेत्र क्षेत्र जो सामान्य नेत्र जो देख पाते हैं और आपकी आंखें नहीं देख पाती है, तो हम समझ आते हैं कि आपकी आंखों में कुछ व्यवधान है, कुछ दोष है। यही दोष कहलाता है दृष्टि दोष, ठीक है। मतलब कि एक सामान्य आंख का जो कार्य है वो ना होकर कुछ अलग कार्य होना, या कम या ज़्यादा होना, ये कहलाता है क्या, दृष्टि दोष। क्या कहलाता है, दृष्टि दोष। तो दृष्टि दोष कई प्रकार के होते हैं, उसमें होता है निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, और एक और क्या होता है, अबिंदुकता। 4 आप एनसीईआरटी में देखिएगा, है ना। तो निकट दृष्टि दोष और सब के बारे में चर्चा हम लोग बारी बारी से करेंगे। अभी यहाँ पे चर्चा करना है हम लोगों को दूर दृष्टि दोष, ये क्या होता है, क्लियर। चलिए देखिए, इस दृष्टि दोष में नेत्र निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। इस स्थिति में प्रतिबिंब दृष्टि पटल के इधर है, हाँ, दृष्टि पटल के पीछे बनता है। क्या कह रहा है, मतलब कौन वस्तु दिखाई नहीं देता है, कौन दोष हो गया, दूर दृष्टि दोष। तो हम लोग को लगता है क्या दूर दृष्टि दोष है, यानी कि दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता हुआ, ऐसा लगता है ना, बट वो ऐसा है नहीं, ठीक है ना। दूर दृष्टि दोष उसे कहते हैं जिसमें नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं देता है, नाम उल्टा है नहीं, मतलब कि नज़दीक की वस्तु को हमको साफ साफ दिखाई नहीं देता है, तो हम कहेंगे दूर दृष्टि दोष हो गया। बस में आ रही है ना, इसमें कन्फ्यूजन नहीं हुई है, बहुत बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं इसमें, उनको लगता है। देखिए ऐसे भी हम लोग अभी सबसे शुरू में पढ़े ना, तो हम लोग लगा क्या दूर दृष्टि दोष, यानी दूर देखने में दृष्टि दोष, मतलब दिखाई नहीं देता होगा। नाम से तो ऐसा ही लग रहा है हम लोगों को, अभी भी लग रहा है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसमें निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि ऐसा कौन दृष्टि दोष है जिसमें निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है, तो दूर दृष्टि दोष, ठीक है ना। इसका उल्टा ही पूछ सकता है, दूर दृष्टि दोष में कहाँ की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है, क्लियर। चलिए, इसमें क्या होता है, गड़बड़ी काहे होता है कि प्रतिबिंब जो होता है ना मानव नेत्र का, जो हम लोग देखते हैं, वो आंख का जब से अंतिम भाग जो रेटिना होता है उसी पे बनता है प्रतिबिंब, ठीक है। आंख में जो प्रतिबिंब बनता है कहाँ पे बनता है, रेटिना पे बनता है। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पे बनता है।
तो रेटिना पे नहीं बन के ये पीछे बनता है उससे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये रेटिना से मतलब यहाँ दे रहा है ना दृष्टि पटल, क्या कर रहा है, दृष्टि पटल से पीछे बनता है। दृष्टि पटल किसे कहते हैं, रेटिना को। याद कर, रेटिना का दो नाम हो गया, और दृष्टि पटल भी कह सकते हैं, और तो वहीं पे प्रतिबिंब बनता है हम लोगों के आंख में, और वहां पे नहीं बन के पीछे बनेगा ना, तो यही दृष्टि दोष हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष, यानी कि दीर्घ दृष्टि दोष। यानी कि दीर्घ दृष्टि दोष होगा तो निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगा, प्रतिबिंब दृष्टि पटल से पीछे बनेगा। 3 चीजें याद हो गए, याद हो गया, याद करते जाइए इसको। अब बात आती है कि अगर किसी को हो गया है तो कैसे ठीक करेंगे, तो उसका निवारण क्या है, दोष का निवारण। इस दोष को उत्तल लेंस द्वारा ठीक किया जा सकता है। जब हम उत्तल लेंस लगा देंगे तो प्रकाश की किरणों को पहले ही मोड़ देगा, और आपका ये दृष्टि दोष जो है, जो पीछे बन रहा था प्रतिबिंब, वह रेटिना पर बनने लगेगा और आपको नज़दीक का भी दिखाई देने लगेगा। मतलब क्या हुआ कि जिस व्यक्ति को भी दीर्घ दृष्टि दोष हो गया है, वह उत्तल लेंस का चश्मा पहनेगा तो उसका ठीक हो जाएगा। अब बात यह आती है कि कितना पावर वाला पहनेगा, तो डॉक्टर चेक करेगा कि कितना दूर का दिखाई नहीं देता है, नज़दीक का दिखाई नहीं देता है। नज़दीक तो एकरो नज़दीक कहते हैं, मतलब जो 2 फीट पर है वो भी नज़दीक है, 10 फीट पर है वो नज़दीक है, 100 फीट पर है वो नज़दीक हो सकता है। कहने का मतलब क्या है, आपसे पूछेंगे कोई आदमी शिवहर में है, अब वो चांद पर है, कौन नज़दीक है, बट कहेंगे एक आदमी शिवहर में है, वो यहाँ पे आपके बगल में है, कौन नज़दीक है, बगल। तो दूर नज़दीक तो एक्चुअली डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है, दूर नज़दीक कुछ होता ही नहीं है एक्चुअली, कॉन्सेप्ट ये होता है। तो बट इतना ध्यान रखिए कि नज़दीक की वस्तुओं में आप देखेगा ना, तो वो डॉक्टर चेक करता है कि कितनी दूरी पर उसको दिखाई दे रहा है, तो समझ आता है अरे इसको तो बहुत नज़दीकी की वस्तु दिखाई नहीं दे रहा, मतलब बहुत आँख खराब हो चुका है इसका, तो उसी हिसाब से उसका पावर बढ़ेगा, ठीक है ना, लेंस का पावर बढ़ेगा। लेंस का पावर बढ़ाने के लिए याद रखिएगा, लेंस का पावर तभी बढ़ेगा जब फोकस घटेगा, क्योंकि लेंस की क्षमता बराबर होता है 1/f। लेंस की क्षमता P बराबर 1/f, जानते हैं ना, होता है कि नहीं होता है। तो f को अगर हम घटाएंगे, इसका मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसका मतलब f को हम घटाएंगे तो पावर बढ़ जाएगा, यानी जिसका f कम होगा उसका पावर ज़्यादा होगा, जिसका f कम होगा उसका पावर ज़्यादा होगा, और f कम होगा तो लेंस मोटा हो जाएगा। तो यानी कि जिसके चश्मे का मोटाई ज़्यादा है उसको ज़्यादा पावर वाला चश्मा है, वो मतलब उसका आँख उतना ही ज़्यादा खराब हो गया है। ये सब हम आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहे हैं ताकि आपको लगे कि हम लोग कोई बाहर का एकदम साइंस नहीं पढ़ रहे हैं, एकदम नॉर्मल साइंस पढ़ रहे हैं जो हम लोगों के लिए उपयोगी है। इसे थोड़ा डिफरेंस बता दिए, ठीक है, समझ में आया कि नहीं है, याद रहेगा। 3-4 बहुत सारी चीज़ें इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। अब आप आपसे पूछते हैं सवाल, तो जवाब दीजिएगा आप लोग। दीर्घ दृष्टि दोष में कहाँ की वस्तु दिखाई नहीं देती है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ऐसे रेटिना के, हाँ। सामान्यतः कहाँ पे प्रतिबिंब बनता है, सामान्यतः प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना का दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम नहीं, चलिए हिंदी का नाम है दृष्टि पटल, अंग्रेजी में कहते हैं रेटिना, ठीक है ना। तो या अगर किसी को दीर्घ दृष्टि दोष हो गया है, मतलब उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, रेटिना के पीछे। उसको ठीक करने के लिए कौन सा लेंस का समझ चाहिए, तो उत्तल लेंस का समझ चाहिए, है ना। अच्छा, तो समझ गए। एक बात और समझें आप कि अगर लेंस की क्षमता को बढ़ाना है तो फोकस को घटा देंगे, क्लियर है ना। P बराबर क्या होता है, देखिए 5-6 ऑब्जेक्टिव तो क्लियर हो गया ना यहाँ पे इस चीज से। चलिए अब हम लोग लाइन से पढ़ते चलते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन अगला है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कह रहा है जब कांच के प्रिज्म से प्रकाश का पुंज गुजारा जाता है तो यह 7 रंगों में बैठ जाता है, चलिए बैठ नहीं जाता, बंट जाता है। ये 7 रंगों में बंट जाता है या विभक्त हो जाता है, विभक्त भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, जिसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, यह 7 रंगों में सबसे पहला देखिए बैगनी, हल्के नीले, नीला, हरा, पीला, ऑरेंज, लाल क्रम में सजा होता है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, बैजानी आह पिनाला। क्या कहते हैं, बैजानी आह पिनाला। उससे हम लोग निकाल सकते हैं नहीं 7 गो रंग। विबगियोर अंग्रेजी में वर्ड होता है, विबगियोर होता है ना। चलिए
अब देखिए बात को समझिए, जब सूर्य का प्रकाश का रंग क्या है? श्वेत, है ना। जब श्वेत सूर्य के प्रकाश के रंग को कांच के बने हुए प्रिज्म से गुजारिएगा, कांच का प्रिज्म से गुजारिएगा, तो वो 7 रंगों में टूटेगा। कितने रंगों में टूटेगा? 7 रंगों। इसका मतलब सूर्य का प्रकाश एक रंगों से, कितने रंगों से बना है? 7 रंगों से बना हुआ है। और यही जो घटना हुआ ना, यही वर्ण विक्षेपण हुआ, ठीक है ना। तो अगर किसी को सुनाना हो तो कैसे सुनाएंगे? जब सूर्य की श्वेत रंग को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो वह 7 रंगों में टूट जाता है। इसे टूटने की क्रिया को, ध्यान रखिए, इसे टूटने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। कितना आसानी से आप लोग का वर्ण विक्षेपण क्या होता है? जब श्वेत रंग का जो प्रकाश या सूर्य का प्रकाश कांच के प्रिज्म से या फिर प्रिज्म से गुजरती है तो 7 रंगों में टूट जाती है। इसी घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसमें 7 रंग बनते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट में बै जा नी आह पी ना ला कहते हैं। बै से बैजनी, जा से जामुनी, बैजा नी से नीला, बैजानी, आ से आसमानी, हाँ बैजानी, ह से हरा। इस तरह से वर्ड याद कर सकते हैं, है ना। 7 को रंग दिया हुआ है, 7 को रंग का नाम है ना उसमें। अगला है, इसमें क्या चीज कर रहा है? यह सभी रंग अलग अलग कोण बड़ी ना हुआ, कौन नहीं हुआ, कोण पर मुड़ते हैं। क्या करते हैं? अलग अलग कोण पर मुड़ते हैं। यहाँ पे आप कोण लिखा हुआ है, उसको कोण कर लीजिए। कोण में बड़ी ना होता है और दुल्ले का की मात्रा नहीं। अलग क्या कर रहा है? ये सभी रंग जो 7 रंग होते हैं ना, वो अलग अलग क्या होते हैं? कोण पर मुड़ते हैं। मतलब 7 रंग एक के जैसा कोण पे नहीं मुड़ता है, अलग अलग कोण पे मुड़ता है, ठीक है। सबसे कम अगर मुड़ता है तो है लाल। कौन का मुड़ता है? लाल। ये भी याद रखिएगा, सबसे कम कौन मुड़ता है? लाल। अब क्यों मुड़ता है? क्योंकि उसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है। लाल का तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है। मतलब क्या? लाल सबसे शक्तिशाली रंग है, समझ गए? मतलब उसका पावर ज्यादा होता है, समझ ना? याद रहेगा? नहीं, सबसे कम होता है। लाल का विचलन सबसे कम होता है, मतलब लाल बहुत कम मुड़ता है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा विचलन होता है बैगनी का। बैगनी सबसे कमजोर रंग होता है। पर्पल कलर जो बॉर्डर में लगा वो पर्पल कलर है, उसका बहुत ही कम रेडिएशन होता है। थोड़ा दूर जाइएगा तो दिखाई नहीं देगा वो। लाल बहुत दूर से ही दिखाई देना शुरू कर देता है ना। इसलिए खतरे का निशान लाल रखा गया है। ट्रैफिक में लाल रंग होता है, टावर में लाल सिग्नल होता है, बहुत चीज़ का लाल रंग होता है। जिसके गाड़ी में बैक लाइट होता है लाल रंग का होता है। क्यों? क्योंकि दूर से भी दिखाई दे। स्टॉप उस्टॉप सब पे लाल खतरे का निशान होता है, ठीक है ना। लाल जो होता है खतरे का निशान होता है वो। चलिए, तो अब यहाँ पे वर्णों को याद करना है क्रम में, तो याद करें VIBGYOR। इसको आप याद कर सकते हैं। V से वायलेट, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज, R से रेड। यही 7 कलर का नाम यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ठीक है। शॉर्ट में आपको सर पहले कहा ला, पहले बैगनी को याद करेंगे। V माने वायलेट, वायलेट माने बैगनी, पहले याद करेंगे। हाँ, एक क्रम में ही टूटता है, ये रंग का क्रम है, उसी में टूटेगा वो, ठीक है ना। चलिए, उसको इसी रंग के जो क्रम है उसको कहते हैं स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। परीक्षा में भी आ सकता है कि स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं। तो कहेंगे जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो पर्दे पर 7 रंग प्राप्त होते हैं, अर्थात श्वेत रंग का प्रकाश 7 रंगों में टूट जाता है। यह एक क्रम में सजा होता है, इसी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्वेश्चन पहले आता था, अब नहीं आता है, बट कोई ठीक नहीं है, बिहार बोर्ड का कुछ भी आ सकता है। चलिए, ये हो क्या, समझ में आ गया? चौथा क्वेश्चन क्या देखिए, सामंजन क्षमता को परिभाषित कीजिए। एक वयस्क में सामान्य दृष्टि के लिए इसका क्या मान होता है? एक वयस्क में सामान्य दृष्टि के लिए इसका क्या मान होता है? देखिए, क्या सामंजन क्षमता को परिभाषित करना है। सामंजन क्षमता क्या होता है उसको परिभाषित करना है। तो देखिए, होता क्या है कि जैसे कि हमको फोटो खींचते हैं तो दूर का फोटो होता है तो क्या करते हैं? जूम कर लेते हैं, है ना। खूब नज़दीक रहता है तो शॉर्ट आउट कर लेते हैं, जूम इन कर लेते हैं, जूम आउट करते हैं, करते हैं ना। तो नज़दीक की फोटो को और दूर को फोटो करने के लिए कैमरा को जूम इन जूम आउट करना पड़ता है। तो क्या हमारा नेत्र में भी कुछ, हमारा नेत्र भी तो कैमरे की भांति कार्य करता है ना। हमारा नेत्र कैमरे की भांति नहीं काम करता है। तो नेत्र जब कैमरे की भांति कार्य कर रहा है तो बताइए कि नेत्र जब कैमरे की तरह काम हमारा कर रहा है तो उसको भी तो कंट्रोल करने के लिए कुछ होगा ना, जो नज़दीक का दूर का देखता होगा नहीं, जो कुछ नज़दीक का भी देखने के लिए करता। हम लोग तो देखते हैं, आँख उठाते हैं नज़दीक का देख लेते, क्या उधर उठा दिया दूर का देख लिए,
आखिर क्या है जो कर देता है हाली 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 हाली? कुछ तो होगा ना। एक क्षमता है हमारे अंदर, वही क्षमता कहलाता है सामंजन क्षमता। क्या कहलाता है? सामंजन नहीं, समंजन क्षमता। क्या कहता है? समंजन क्षमता। समंजन क्षमता क्या होता है? नेत्र का समंजन क्षमता वह क्षमता है जिससे उसकी फोकस दूरी नियंत्रित होती है। क्या होती है? फोकस दूरी नियंत्रित होती है। यानी मानव नेत्र की वह क्षमता जिससे उसकी फोकस दूरी नियंत्रित होती है उसे मानव नेत्र का समंजन क्षमता कहते हैं। याद रहेगा? इसको कैसे लिखा देखिए यहाँ पे। अभिनेत्र लेंस, अभिनेत्र लेंस किसे कहते हैं? नेत्र में जो लगा हुआ लेंस है उसे अभिनेत्र लेंस कहते हैं। ठीक है, कि वह क्षमता जिसके द्वारा विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए लेंस की फोकस दूरी को कम अथवा अधिक किया जाता है समंजन क्षमता कहलाता है। देखिए कितना अच्छा परिभाषा दिया गया है। देख लीजिए, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता, किसकी क्षमता? अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिससे वह नजदीक की वस्तु को या दूर की वस्तु को देखने के लिए फोकस को कम और ज्यादा कर सकता है, उसी को समंजन क्षमता कहते हैं। क्लियर? नहीं समझ में? हाँ, हमारे नेत्र में लेंस है कि नहीं है? उसको क्या कहेंगे? अभिनेत्र लेंस। यहाँ लिखा हुआ, क्या लिखाएंगे हम लोग? अभिनेत्र लेंस। इसमें खाली हम नेत्र से नजदीकी की वस्तु देखते हैं कि दूर की वस्तु देखते हैं? तो कोई होगा ना, कोई क्षमता तो हमारे आंख में है जिससे फोकस बढ़ता घटता होगा, तब ना हम नजदीक की वस्तु को देखते हैं, दूर की वस्तु को देख लेते हैं। झट से नहीं दिखाता, यहाँ देखे झट से वहाँ देखे, वहाँ देखे नहीं होगा, थोड़ा समय चाहिए। जैसे यहाँ देखे वहाँ देखेंगे थोड़ा रुक रहा। अच्छा, अब दिखाई दिया, थोड़ा समय लगता है उसमें भी। ऐसा नहीं कि आँख का क्या, मोबाइल का भी जूम इन करते हैं जूम आउट करते हैं तो थोड़ा समय लगता है ना स्क्रीन पर। खाली से जूम इन कर दिया था, थोड़ा झुझला होगा, फिर धीरे धीरे साफ होगा। होता कि नहीं होता? उसी प्रकार से आँख में भी होता है। जैसे यहाँ पे लेंस लगा हुआ है उसी प्रकार से हमारे आँख में भी लेंस लगा हुआ है। ठीक है ना, उसमें भी जूम इन जूम आउट होता है। चलिए अब बात करते हैं क्या कि आपको पहले बता दिया गया कि मानव नेत्र में जो होता है वो क्या होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है? 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी होता है। मानव नेत्र की स्पष्टतम न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25। बहुत बार पूछा गया है। और अधिकतम अनंत। मानव नेत्र कहां से कहां तक देख सकता है? 25 सेंटीमीटर से अनंत तक देख सकता है। 25 सेंटीमीटर इतना होता है, इससे नजदीक का नहीं देख सकते हैं आप। अभी कैसे हम देख लेते हैं स्पष्ट नहीं होगा, वो पूरा साफ साफ नहीं देख सकते हैं, धुंधला हो जाएगा, नजदीक की जगह धुंधला हो जाएगा। तो वहाँ मानव नेत्र, स्वस्थ नेत्र क्या मतलब? अगर दिखाई दे रहा है मतलब आपका आँख खराब है। क्या है कि इसका परिभाषा स्वस्थ नेत्र का मतलब जिसका आँख ठीक है उसको 25 सेंटीमीटर से नीचे धुंधला दिखाई देना शुरू करता है। चलिए आप देखिए, इसीलिए सामंजन क्षमता 4 डायोप्टर होता है। 4 डायोप्टर होता है, हाँ बिल्कुल। सामंजन क्षमता कितनी होती है? 4 डायोप्टर। आप कैसे निकालते हैं? याद है? पावर बराबर P बराबर 1/8। तो 1/25। अब 25 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में नहीं डालिएगा तो कितना आएगा? 25 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो कितना आएगा? 25/100 यानी 1/4। तो ए अब हम फॉर्मूला पर रखने जाते हैं किस पे? P बराबर 1/F। तो 1/1/4, ये 4 जगह ऊपर घुस जाएगा तो कितना आएगा? 4 × 1 4/1। 4/1 यानी क्या? 4। तो इसीलिए लेंस का जो क्षमता होता है वह 4 डायोप्टर होता है। मैंने आपके आँख की क्षमता कितनी है? 4 डायोप्टर। और कम, सबसे कम ज़्यादा कितना है? मान लीजिए आपके आँख का क्षमता 4 डायोप्टर से कम गया तो गड़बड़ी है ना? ये बात है, बस समझ ना, ये सब बहुत बड़ी बात है। चलिए अब है जरा दूरदर्शिता या दीर्घ दृष्टि दोष में क्या अंतर है? तो अभी तो पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? दीर्घ दृष्टि दोष। वही दीर्घ दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? दीर्घ माने क्या होता है? दूर। दूर दृष्टि दोष कहते हैं ना। चलिए तो अब कह रहा है क्या? दोनों में अंतर बताना है, जरा दृष्टि दोष में और दूर दृष्टि दोष में अंतर बताना है ना। देखिए कह रहा है क्या? दोनों स्थितियों में नजदीक वस्तु को न देख पाना अथवा अभिनेत्र लेंस की अधिक फोकस दूरी के कारण है।
मतलब दोनों में यही चीज़ होता है, सेम कारण होता है। अच्छा, दीर्घ दोष में अभिनेत्र लेंस बीच में पतला हो जाता है और नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। यदि दोस्त नहीं होगा यहाँ पे, यदि पक्षमाभी पेशियां कमजोर पड़ जाने से है तो यह यदि दोष होगा, यहाँ पे क्या होगा, दोस्त नहीं होगा, दोष होगा। मुधरने सा होता है दोष में। सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर के निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाती है? किसी का आंख अगर 25 सेंटीमीटर की दूरी नहीं देख पा रहा है और सामान्य नेत्र है तो क्यों नहीं देख पा रहा है आखिर? अर्थात कहने का मतलब यह है कि हमारी आंखें 25 सेंटीमीटर से नज़दीक की वस्तु को सुस्पष्ट माने साफ नहीं देख पाती है, क्यों? तो क्या लिखा है? किसी वस्तु को आराम से सुस्पष्ट देखने के लिए इसे अपने नेत्रों से कम 25 सेंटीमीटर, जो कि सुस्पष्टतम दर्शन की अल्पतम दूरी है, दूर रखना होता है, उससे दूर रखना होता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी एक निश्चित न्यूनतम सीमा के नीचे तक नहीं घट सकती है। यदि कोई वस्तु नेत्र के अत्यधिक निकट है तो अभिनेत्र लेंस इतना अधिक वक्रित नहीं हो पाता है कि वस्तु को प्रतिबिंब को दृष्टिपटल में बना सकें। इसका कारण यह होता है कि वह धुंधला दिखाई देने लगता है। देखिए, हमारे नेत्र की एक क्षमता है कि वह किसी भी जो हमारी जो नेत्र लेंस है उसकी जो फोकस को समायोजित करने की क्षमता है उसकी, ऐसा नहीं कि बहुत नज़दीक है, उसका क्षमता उतना नहीं है जितना 25 सेंटीमीटर लास्ट है उसका पॉइंट। 25 सेंटीमीटर लास्ट हुआ पॉइंट है जिससे हमारी आंखें उससे नज़दीक पर जाने पर क्या होता है, उसका फोकस उससे कम नहीं हो पाता है, उसको समायोजित नहीं कर पाता है। ठीक है, वो वक्रित नहीं कर पाता, मतलब लेंस को ज़्यादा मोड़ नहीं पाता वहाँ से। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं मोड़ सकता है, इसीलिए मैंने फोकस ना बढ़, उससे ज़्यादा नहीं घट सकता है वहाँ पे, समझ में आया? इसीलिए आप 25 सेंटीमीटर के निकट वस्तु को सुस्पष्ट नहीं दे सकते हैं। तो लिमिट है। जैसे आपको हम ये कहे कि वो दीवार से बाहर क्यों नहीं बैठ सकते हैं अभी आप, दैट्स अ लिमिट। वो दीवार आपको लिमिट बताता है कि वो दीवार से उधर बैठ नहीं सकते हैं अभी आप, उसको तोड़ने की क्षमता आपको अभी नहीं है। पसंद आ रही ना, वो लिमिट बता देती है। उसी प्रकार से हमारे आँख का एक लिमिट है कि 25 सेंटीमीटर से नीचे का नहीं देख पाते, हमारा लेंस काम नहीं करता है। सामान्यतः जो स्वस्थ आँख है उसकी बात करें, समझ गए? चलिए, अगला प्रश्न क्या है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? बचपन में सवाल हम लोग पूछते हैं मम्मी लोगों से, तो बोलते हैं तारे टिमटिमाते हैं, टिमटिमा को तो वो जगाते हैं, तारे अच्छे लगते हैं टिमटिमाते हुए। इससे कुछ उल्टा पुल्टा जवाब मिलता है, जबकि ये सब जवाब है, जितने भी जवाब आपको मिल रहा है सब कुछ क्या है, गलत है। अब सहज सवाल क्या देखिए, जवाब क्या देखिए, जब तारों का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उसे बढ़ते हुए अपवर्तनांक वाले माध्यम से गुजरना पड़ता है। इसके कारण तारों का प्रकाश लगातार पृथ्वी की त्रिज्या की तरफ मुड़ती जाती है, पृथ्वी की त्रिज्या की तरफ मुड़ती जाती है। माध्यम के अपवर्तनांक में अनियमित उतार चढ़ाव होता रहता है। इसके कारण तारों का प्रकाश कभी हमारे आंखों तक पहुंचता है तो कभी नहीं पहुंचता है। इसके लिए इसी कारण से तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। मतलब कि रात में जो तारे देखते हैं आपको टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, कभी जलता है, कभी बनता है, कभी जलता है, कभी ऐसा होता नहीं है, ऐसा हम लोगों को दिखाई देता है। तारा किसे कहते हैं, जो प्रकाश हमेशा निकालता रहता है। तारों का प्रकाश कभी खत्म जल्दी नहीं, प्रकाश खत्म होता ही नहीं है, उसका अपना प्रकाश होता है, वो अपने प्रकाश से प्रकाशमान होता है। पता है आपको, जैसे सूर्य एक तारा है, इसका अपना प्रकाश है, अब अभी दिखाई दे रहा प्रकाश इसका, है ना, दिखाई नहीं भी दे रहा था उससे पहले। मैं इसका मतलब नहीं कि सूरज नहीं उगा हुआ था, अभी लोग बहुत लोग कहते हैं सूरज उगला हो, ना, सूरज कभी डूबे नहीं करता है। हम लोग को लगता है कि सूरज डूब गया, सूरज कभी डूबता ही नहीं है, जैसे था अभी वैसे ही हमेशा है। 24 आवर 12 बजे रात को वैसे ही रहता है वो तो हम लोग पृथ्वी घूम जाती है तो लगता है कि रात हो गया, लगता नहीं, रात हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, फिर पृथ्वी घूम के चला जाती तो सवेरा हो गया। सूरज तो उगा हुआ 7 बजे 6 बजे, बट धुंध इतना था, माने वायु का अपवर्तनांक इतना ज़्यादा हो गया था, धुंध में अपवर्तनांक बढ़ जाता है, धुंध है ना, कोहरा, वो
अपवर्तनांक बढ़ा देता है वायुमंडल का, इसलिए प्रकाश नहीं पहुंच रही थी। धूल जैसे इस तरह हटा है, वायु चला है, हवा चलने की वजह से चला तो धूप दिखाई दे रहा है आपको, आएगा समझ। तो तारों का जो प्रकाश आता है धरती पर, देखिए कितना कंफर्ट जोन में पे डाल रहे हैं माइंड को। हम कुछ बोलते रहेंगे, आप कुछ सोच रहे हैं, माइंड को लगातार खटाने का नहीं डाल रहे हैं। देखिए जो तारों का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक सीधे नहीं आती है, उसको वायुमंडल से होकर गुजरना पड़ता है। अब वायुमंडल में एक गैस नहीं होता है, बहुत सारे गैस है। गैस वायु जो होता है ना, गैसों का मिश्रण होता है, उसमें कई सारे गैस पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं नाइट्रोजन, 78% होता है नाइट्रोजन, ठीक है, पता है आपको। ऑक्सीजन कितना है? 21% ऑक्सीजन है, ठीक है। बाकी सब में अन्य गैस सब है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब ऐसे। 78% नाइट्रोजन है, ठीक है। अब देखिए बात छोड़िए, वो थोड़ा जानकारी भूगोल का हो गई। अब देखिए तो जो वायु से होकर गुजरता है प्रकाश की किरणें, वह धरती पर आती है तो वायु की कई परतों से होकर गुजरती है। वायु के कई, आप तो वायुमंडल पढ़े हैं, वायु कई मंडल है। उस मंडल में भी, एक मंडल में भी कई सारे वायु है। कहीं पे वायु का अपवर्तनांक ज़्यादा, कहीं पे कम, कहीं ज़्यादा कहीं कम, कहीं ज़्यादा कहीं कम। और हम जानते हैं जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह उसको अपनी दिशा में परिवर्तन होता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, पढ़े। तो प्रकाश का अपवर्तन होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। वायुमंडल के द्वारा अपवर्तन जो होता है वो क्या कहलाता है? वायुमंडलीय अपवर्तन। इसी कारण से कभी कभी तारों का प्रकाश हमें दिखाई देता है, कभी कभी तारों का प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता है। तो टिमटिमा, कभी जलेगा, कभी दिखाई देगा, कभी नहीं दिखाई देगा, कभी नहीं दिखाई देगा, कभी नहीं, तो क्या लगेगा? टिमटिमा रहा है। इसे तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, जबकि टिमटिमाते नहीं। तारे हमेशा बढ़ते ही रहते हैं। अगर बीच में से वायु को निकाल दीजिए, जितना भी हवा है सबको निकाल दिया जाए, जहाँ तारा है और वहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच के हवा को निकाल दिया जाए तो दम रोशनी सीधा दिखाई देगा आपको, बिल्कुल टिमटिमाता हुआ दिखाई देगा। उसमें हवा भर दीजिएगा तो हवा पे कभी बंद कभी कम, हवा का अपवर्तनांक कहीं ज़्यादा कहीं कम, कहीं ज़्यादा कभी कम, इसलिए हम लोग को टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। समझ में आया? तो सीधा लाइन में अगर आंसर दे किसी को कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं तो इसका जवाब होगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। सीधा जवाब एक लाइन। अब कोई पूछे कि वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है तो समझाएंगे कि वायु जो होता है ना, कई गैसों का मिश्रण होता है, उसका अपवर्तनांक कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम होता है, उसी को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। समझ में आया? प्रश्न होता है। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या, देखिए। स्वच्छ आकाश का रंग हमें नीला दिखाई पड़ता है जबकि किसी अंतरिक्ष यात्री को काला प्रतीत होता है। जब हम लोग आसमान में देखते हैं, स्वच्छ अगर है, कोहरा नहीं है, धुंध नहीं है, जब आसमान साफ है एकदम तो देखते हैं तो दिखाई देता है नीला रंग का आसमान है। कैसा है? नीला। स्काई इज ब्लू, है ना? द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू, है ना? आकाश का रंग नीला होता है, दिखाई देता है। कब? जब हम धरती पर से देखते हैं आसमान को तब। बट जब हम अंतरिक्ष में चले जाएंगे तब वो देखते हैं आसमान को तो काला दिखाई देता है। क्यों? ये सवाल है। आसमान कोई पर्दा नहीं है सो उसमें जाइएगा तो ठेक जाएगा। आसमान कुछ है ही नहीं, आप जाते रहिए। ये बात तो आपको बहुत पहले पता चल गया होगा कि आसमान कुछ है ही नहीं। ठीक से बैठिए, दीवार पर उठकर बैठिए। कंफर्ट जोन क्या बनाते हैं आप लोग? सीधा बैठिए, झुक के बैठिए, आगे पीछे झुक के नहीं बैठिए, वो आराम की मुद्रा होता है। तो हम लोग जब देखते हैं, सुनो, हम जब अंतरिक्ष को देखते हैं तो दिखाया जाता है ब्लू यानी नीला। जब अंतरिक्ष में जाकर देखिएगा तो वहां से दिखाया जाएगा काला। तो आखिर क्या कारण है? कारण क्या है? देखिए, जब सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। मतलब प्रकाश जो है ना, कुछ वायुमंडल द्वारा रख लिया जाता है, कुछ इधर उधर भेज दिया जाता है। प्रकीर्णन माने छितरा दिया जाता है, ठीक है? हाँ, उसको छितरा देता है प्रकाश को, है ना? यूँ कहिए, प्रकीर्णन का मतलब हम नॉर्मल वर्ड बता रहे हैं, ठीक है? लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। किस रंग का होता है प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा? नीले रंग। सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन जो होता है वायु में वह है नीले रंग का, इसीलिए नीला रंग ही चारों ओर फैल जाता है।
ठीक है, इसीलिए जब हम पृथ्वी से जब आकाश को देखते हैं तो नीला रंग का दिखाई देता है। और जब अंतरिक्ष में जाते हैं, मतलब अंतरिक्ष से ऊपर हवा नहीं होता है, पता है कि नहीं पता है? अंतरिक्ष के ऊपर हवा नहीं है, वायुमंडल नहीं है, तो वहां तो सूर्य का प्रकाश है परंतु वायुमंडल नहीं, तो नीला रंग का तो वहां पे प्रकीर्णन नहीं हो रहा है, खाली ब्लैक दिखाई दे रहा है। और जब कुछ नहीं होता रोशनी तो क्या दिखाई देता है? काला। जहाँ पे कोई प्रकाश नहीं होता वह क्या दिखाई देगा? काला। जैसे ही रूम में सब कुछ बंद कर दे और कुछ भी प्रकाश ना जाए तो कैसा हो जाएगा? रूम का काला हो जाएगा। रात में कोई प्रकाश नहीं होता, काला होता है। इसीलिए अंतरिक्ष में हम लोगों का रंग कैसा दिखाई देता है? आसमान का, अंतरिक्ष से आसमान काला रंग का दिखाई देता है। ठीक है ना, याद रहेगा कि नहीं? आपको नीला क्यों दिखाई दे रहा है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। इसका आंसर अगर एक लाइन में लिखना हो तो कैसे लिखिएगा? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हम लोगों को धरती से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, और अंतरिक्ष में प्रकाश नहीं होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन की घटना, अंतरिक्ष में प्रकाश तो होता है, गैस नहीं होता है, वायु नहीं होता है, वहाँ पे कोई भी प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, इसलिए वो काला दिखाई देता है वहाँ से। सीधा सा आंसर, समझ में आया? अंतरिक्ष में क्या नहीं है? वायु नहीं है, वायुमंडल वहाँ पे नहीं है। अच्छा, एक बात और बता देते हैं, जो हमारे आप कहिएगा सर नीला रंग के काहे करता है प्रकीर्णन, औरों कलर रंग के काहे नहीं हुआ? नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा है, नाइट्रोजन गैस का खासियत है, वो नीला को ही प्रकीर्णन करता है, यह भी एक कारण है। बट घुमा फिरा के तो रीजन यही ना आ रहा है कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। एक लाइन में बोले तो क्या होगा? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? 9 नंबर क्वेश्चन, रेलवे का सिग्नल प्रकाश सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है? ये तो आपको पता हो ही गया है। लाल रंग का क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, लाल रंग का विचलन बहुत कम होता है, यानी कि लाल रंग बहुत दूर तक दिखाई दे सकता है, इसीलिए इसका जो है ना सिग्नल का उपयोग किया जाता है लाल रंग के। ट्रेन दूर से ही देख ले कि लाल सिग्नल जल रहा है वहाँ पे। ठीक है ना? देखिए इसका ऐसा क्या दिया, रेलवे के सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन, भाई प्रकीर्णन क्या होता है? सबसे कम होता है, बहुत ही कम फैलता है। लाल रंग जल्दी फैलवे नहीं करता है, सीधा भागता है वो। एक ही माध्यम से कैसे करोगे? ये तो कोनो उल्टा पुल्टा जवाब दे देता हूँ। एक ही दिशा में, मतलब वो ज़्यादा फैलता नहीं है लाल रंग। लाल रंग का प्रकीर्णन कोई गैस जल्दी नहीं कर सकता है, उसमें पावर उतना नहीं होता है। लाल रंग का बहुत पावर हो गया, इंटेंसिटी हो गया, इसीलिए वो दूर तक दिखाई देता है। इसका एक आंसर और भी आप लिख सकते हैं, ये दिया हुआ है ना प्रकीर्णन के हिसाब से, ये सही आंसर है। और एक आंसर और बता रहे हैं, उसको भी आप याद कर सकते हैं और लिख सकते हैं, 100% सही है। वो क्या है? लाल रंग का तरंगदैर्घ्य, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। ऐसे बोले तो लाल रंग का ताकत सबसे ज़्यादा होता है। तरंगदैर्घ्य माने ताकत, जिस प्रकाश का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा वो उतना ही पावरफुल लाइट होगा। ठीक है, याद रहेगा? नहीं आया सर में? नहीं आएगा तो बोलिएगा, बताने के तो और भी तरीका है मेरे पास। चलिए, धूप है तेज, जान है धूप में कि नहीं है? 10 निकट दृष्टि दोष एवं दूर दृष्टि दोष में अंतर लिखिए। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला इसका रहा है निकट दृष्टि दोष के बारे में लिख रहा है। क्या लिख रहा है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाती है। निकट दृष्टि दोष में क्या जाता है? फोकस दूरी अधिक हो जाती है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाते हैं। जो को निकट दृष्टि दोष है उन्हें अधिक वस्तु को देख सकता है। उल्टा नाम है ना, मतलब दूर की वस्तु को देख नहीं सकता है। दूसरा इसमें क्या है? दूसरा नाम इसमें, अरे दो कथी लिखा हुआ? 2 3 2 3 कथी कथी आ गया है? आपको नोट्स में 2 है ना? 3 में 2 हम लोग को नोट्स में नहीं है। 6 नंबर का प्रश्न, 5 का आंसर भी नहीं है। 6 का सिर्फ क्वेश्चन। अरे 10 अभी हम जो बता रहे हैं आपका नोट्स में है ना? तो जब कहाँ से पढ़ा रहे हैं आप? चलिए इसमें तीसरा नंबर पॉइंट क्या है
कि नेत्र गोलक लंबा हो जाता है। नेत्र का जो गोलक है, नेत्र का जो गोलक माने उसका जो बाहर का जो चीज़ जो अंदर से आता है प्रकाश, उसका गोलक जो है लंबा हो जाता है। नेत्र गोलक क्या आता है? लंबा हो जाता है। अगला है, इसको दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस। याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष में 3 बातें याद रखें ना, बहुत अच्छा रहेगा। 3 अंतर लिखिए, काम खत्म। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है, और उसका लिखिएगा दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। फिर लिखिएगा निकट दृष्टि दोष में हम लोग अब इसका जो इसमें जो है प्रतिबिंब जो है रेटिना के बाहर बनता अंदर बनता है। क्या होता है? रेटिना के अंदर, मतलब रेटिना से पहले ही बन जाता है। और दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब जो होता है रेटिना के पीछे बनता है। तीसरा नंबर, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का चश्मा पहनते हैं। अवतल लेंस यानी बीच में धंसा रहेगा, किनारों पे मोटा रहेगा, अवतल लेंस। अवतल लेंस ऐसे होता है, बड़ा पतला फिर मोटा, है ना। दर्पण नहीं रे, लेंस, अवतल लेंस, ठीक है। नहीं, दर्पण ठीक नहीं, बोला गया था। अगला है उसका कि दीर्घ दृष्टि दोष जो होगा उसमें उत्तल लेंस ठीक होता है। किससे ठीक होता है? उत्तल। 3 ही काफी है इसका अंतर बताने के लिए। 3 इसमें लिखिए और 3 हो गया। 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो भी सही है। नहीं आया समझ में? याद रहेगा कि नहीं? चलिए, और बाकी जो चाचों को दिया ये सब एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा भी याद कर सकते हैं, मतलब उतना ही 3 काफी है। याद रहेगा ना? चलिए, अगला क्वेश्चन है दृष्टि दोष क्या होता है। देखिए, अभी हम लोग अब जो सवाल आया जो सबसे पहला वाला चर्चा किए थे आपका, दृष्टि दोष क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। तो आंसर क्या दे, देखिए, सामान्य नेत्र द्वारा 25 सेंटीमीटर पर किसी वस्तु को सुस्पष्ट देख पाता है। इस स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है तो कहा जाता है कि इसमें नेत्र दोष हो गया है। देखिए, चलिए होता क्या है, आँख का नेत्र दोष है कैसे पता चलेगा? यदि कोई किसी व्यक्ति का आँख 25 सेंटीमीटर से अनंत की बीच रखी गई वस्तु को, या 25 सेंटीमीटर से अनंत, 25 सेंटीमीटर या अनंत पर, या 25 सेंटीमीटर से अनंत के बीच में जो वस्तु रखी गई है उसको ठीक से नहीं देख पाती है, तो हम कहेंगे नेत्र दोष हो गया। क्या होगा इसको? नेत्र दोष। अब ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, पहला है निकट दृष्टि दोष। पहला क्या है? दूसरा है दीर्घ दृष्टि दोष। क्या है? तीसरा है जरा दृष्टि दोष। क्या? और चौथा है अबिंदुकता। क्या? किसी बिंब को देखने के लिए नेत्र का समंजन क्षमता किस प्रकार प्रयोग किया जाता है। देखिए, किसी भी बिंब को देखने के लिए हमारे नेत्र में नेत्र लेंस से जो कनेक्ट होता है वो पक्षमावी पेशियों से कनेक्ट होता है। हमारा अभी नेत्र लेंस किससे कनेक्ट होता है? पक्षमावी पेशियों से। पक्षमावी पेशियां को सिलियरी पेशियां भी कहा जाता है। आप मानव नेत्र का चित्र निकाल कर रखिए, ज़्यादा काम आएगा। मानव नेत्र के चित्र में देख सकते हैं पक्षमावी पेशियों से नेत्र का लेंस जो है लटका हुआ होगा, और मानव नेत्र का चित्र आप बनाए होंगे तो उसमें दिखाया भी गया होगा, है ना। आप लोगों को तो बना के जो लाए थे वो देखना चाहिए था कि हाँ कहाँ बना के लाए हैं, उसमें है कि नहीं है पक्षमावी पेशियां। नहीं बना के लाए हैं तो किताब में भी देखिए, किताब में भी दिया हुआ है। चलिए, अब बात देखिए, ध्यान दीजिएगा। तो ये पक्षमावी पेशियां जो हैं ये कंट्रोल करता है कि कितना मोटा लेंस रहेगा, कितना पतला लेंस रहेगा। मोटा रहेगा कि पतला रहेगा ये निर्धारित कौन करता है? पक्षमावी पेशियां। वही कंट्रोल कर रहा है आपको उसके लेंथ को, फोकस के दूरी को, और उसी से हम लोग नज़दीक की वस्तु को भी देख पा रहे हैं और दूर की वस्तु को भी आसानी से देख पा रहे हैं। अब एक धागा है जो सिकुड़ने और फैलने में काम दे रहा, मदद कर रहा है। वो धागा एक जगह रह जाए, ना सिकुड़े ना फैले, तब क्या होगा? वही होगा क्या? दिखाई देना बंद हो जाएगा। हाँ, वही दिखाई नहीं देगा ठीक से, कोई भी चीज़, है ना, दिखाई नहीं देगा आपको, है ना। मैंने देखने में असमर्थ हो जाएगा आँख। किसी का नज़दीके पर लटक जाएगा तो नज़दीक की वस्तु दिखाई देता रहेगा, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता रहेगा। और किसी का दूरी पर लटक जाएगा, दूर की वस्तु दिखाई देता है, साफ साफ नज़दीक की वस्तु नहीं दिखाई देता। बुढ़ापा में सुनते होइएगा, अरे दूर के तो सब दिखाई दे बोले, नज़दीके के ना दे बोले। आ कहना सुनते यार, नज़दीक के दिखाई दे बोले, दूर में कथी दिखाई नहीं दे बोले।
कोई ना कोई तो होना ही है तय, दोनों में से कोई हो रहा है। वो काहे हो रहा है? काहे तो ना तो पक्ष मारे पेशाब से कुड़ रहा है, ना ही फैल रहा है, तो क्या होगा? वही में दोनों में से कोनो एगो हो गया, है ना? समझ में आया कि नहीं आया? ये होगा। अगला क्या है? अगला प्रश्न आपका आ गया, इसका जवाब भी आपको दे चुके हैं। वो अगला प्रश्न है स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? तो अभी बताए हैं क्या है। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। जब इसे पर्दों पर हम इसे पर्दे पर प्राप्त करते हैं तो एक क्रम में मिलता है, इसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। बताए थे? वही सवाल था। अब द वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया हुआ, क्या है? टिंडल प्रभाव क्या है? टिंडल क्या? टिंडल क्या? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। जब किसी घने जंगल में बितान से घने जंगल के बितान से सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो टिंडल प्रभाव को देखा जाता है। जब जंगल के कुहासे में जल की सूक्ष्म बूंदें प्रकाश को प्रकीर्णन कर देती हैं। क्या कर रहा है? मतलब आंसर सटीक नहीं है इसका। टिंडल प्रभाव क्या है? देखिए, जब किसी अंधेरे क्षेत्र में, जंगल अंधेरा होता है, उसमें किसी एक छेद से प्रकाश आ रहा हो तो आप देख सकते हैं वायु में मौजूद सभी कण को। क्या आप अंधेरे कमरे में सूर्य का प्रकाश जब आता है तो धूल कण दिखाई नहीं देता है? देता है ना? खाली जहाँ तक सूरज का रोशनी आएगा वही तक दिखाई देगा, बगल में दिखाई नहीं देगा आपको। जैसे अभी यहाँ पे धूल कण है कि नहीं है? है, बट दिखाई दे रहा है क्या? किसी को भी दिखाई दे रहा है? कितनों कुछ कर लीजिए, कितनों आँख करा लीजिए, नहीं दिखाई देगा। बट एक पतला सा रोशनी इधर से गुजार देंगे ना तो सारा धूल कण, करोड़ों धूल कण दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ऐसा होता है ना? यही प्रभाव कहलाता है टिंडल प्रभाव। क्या कहलाता है? बट ये तो हो गया सुनने का, समझने का। लिखने का क्या? लिखने की परिभाषा ये थोड़ी ना होता है। परिभाषा क्या होता है? जब किसी बंद या अंधेरे क्षेत्र में प्रकाश की एक किरण पहुंचती है तो उसमें वायु में मौजूद सभी कण को दिखाई देता है। इसी प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वह प्रकाश जो है ना, उन वस्तुओं से टकराने पर प्रकाश की किरणें फैलती हैं, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। इस प्रकार से वह धूलकण भी दिखाई देने लगता है। इसी घटना को क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। क्या कहते हैं? मोतियाबिंद क्या है? मोतियाबिंद का नाम सुने हैं? मोतियाबिंद प्रश्न है, मोतियाबिंद क्या है? ठीक है, आंसर क्या दे रहा है? देखिए, बढ़ती उम्र के कारण कुछ व्यक्तियों में क्या होता है, नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस धुंधला हो जाता है या दूधिया हो जाता है। इसके कारण से क्या होता है, नेत्र में किसी वस्तु को देखना जो है आसान नहीं होता है। ये मोतियाबिंद कहलाता है। मतलब देखिए, हमारे आँख में लेंस है, जैसे हम लोग कहते हैं अभिनेत्र लेंस। क्या कहते हैं? ये धुंधला हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है, या दूधिया कलर का हो जाता है, जिससे कि कोई वस्तु को देखिएगा ना आप तो दिखाई आपको वो ठीक से नहीं देगा। इसको कहते हैं क्या? मोतिया। आँख का जो क्रिस्टलीय लेंस होता है, बतिया के टाइम जाना चाहिए। आँख का जो क्रिस्टलीय लेंस होता है ना, लेंस, वो लेंस का जो है ना दूधिया कलर का जाता है। क्या होता है? दूधिया कलर का। और दूधिया कलर होने की वजह से या तो हो सकता है धुंधला हो जाएगा या दूधिया कलर से तो कोई वस्तु को ठीक जगह से नहीं देख पाता है, उसे कहते हैं मोतियाबिंद हो गया। तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है, पता है ना आप लोगों को। अगला है, प्रकाश के प्रकीर्णन से क्या समझते हैं? वही प्रकीर्णन वाला सवाल आ गया। प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? नहीं सवाल था। जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल से गुजरती है तो वायु में के कण जो होते हैं ना, वो प्रकाश का प्रकीर्णन, माने वायु के जो कण होते हैं ना, वो प्रकाश के किरणों को मतलब फैला देते हैं चारों तरफ, उसे कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला क्वेश्चन क्या देखिए, स्पेक्ट्रम में किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य महत्तम होता है और किसका कम होता है, न्यूनतम होता है? तो बता ही दिया पहले ही आपको। सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है? लाल का। तरंगदैर्घ्य लाल का होता है। तरंगदैर्घ्य बोल रहे हैं, विचलन नहीं बोल रहे हैं। सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है? लाल का। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा ना उसका विचलन बहुत कम होगा। तो सबसे कम विचलन किसका होता है? सबसे ज्यादा विचलन किसका होता है? विचलन माने मुड़ना। जैसे कि हम जा रहे हैं, भीड़ भाड़ है, तो अगर हम कमजोर हैं, माने हमारा तरंगदैर्घ्य कम है, तो जाएंगे तो हमारा ज्यादा विचलन होगा। मतलब कि लोग धकेल जाएगा तो हम इधर इधर जाएंगे। जाना इधर है, भीड़ भाड़ में कोई धक्का देगा, इधर चले जाएंगे। नहीं, अगर हम शक्तिशाली हैं, ताकतवर हैं, एकदम जेसीबी की तरह, तो सामने लोग आएगा तो क्या हमको डाइवर्ट कर पाएगा? तरंगदैर्घ्य मेरा ज़्यादा है तो हम सीधा जाएंगे, हमें विचलन नहीं होगा, हम विचलित नहीं होंगे, हम सीधे जाएंगे।
तो लाल जेसीबी है, समझिए लाल क्या है, जेसीबी, उसके पास ताकत है, तो वो उसमें विचलन होबे नहीं करेगा। वो वायुमंडल वो लाल आ रहा है, अब बगल में प्रकाश आया तो मुड़ेगा नहीं, सीधे हट चिर के जाएगा, उसको घुसेगा, तो उसका विचलन कम हो गया। अब बैगनी जो होता है ना, उसका तरंग सबसे कम होता है, सबसे कम तरंग है, मतलब ताकत कम है, तो जा रहा है, नीचे गया हवा रोका तो छू हम बगले से जाए, फिर हवा रोका तो बगले से जाए, फिर हवा रोका फिर बगले से जाए, जाना है इधर और जा रहा है इधर। आया बात समझ में? सीधा नहीं जाकर टेढ़ा हो गया। क्यों? टेढ़ा होना होता है ना, उसे कहलाता है विचलन। क्या कहलाता है? विचलन। तो सबसे ज्यादा विचलन किसका होगा? सबसे ज्यादा विचलन बैगनी का। बैगनी का होगा। सबसे कम विचलन किसका होगा? किसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है? किसका तरंगदैर्घ्य कम होता है? याद रहेगा ना? अगला है कैसे व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकते हैं? नेत्रदान महादान होता है, पता है आपको? और किसी को आंख नहीं है और आंख दे देते हैं आप, तो बहुत बड़ा दान होता है। नहीं, अपने जीवन को दे दीजिएगा नेत्र। उच्च रक्तचाप वाले व्यक्ति, मधुमेह रोगी, दमे के रोगी, जिनको कोई संक्रमण नहीं है, वो नेत्रदान कर सकता है। पर किसी व्यक्ति को भी एड्स है या हेपेटाइटिस बी है या टेटनस है, हैजा है, अगर उससे मरा है कोई व्यक्ति, इसे नेत्रदान जिंदा में लोग नहीं करता, मरने के बाद तो कर देता है ना। प्रश्न क्या है? मानव नेत्र क्या है? मानव नेत्र एवं अत्यंत मतलब मानव नेत्र क्या है, इसके विभिन्न पार्ट को बताना है और उसका स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाना है। ठीक है। आंख का सबसे ऊपरी परत होता है सफेद रंग का, ठीक है ना, ऊपर रहता है, सबसे आंख के ऊपर रहता है। कॉर्निया, यह दृष्टि पटल के सामने उभरी हुई पारदर्शी झिल्ली होती है जो वस्तु से सामने आने वाली प्रकाश को कॉर्निया से ही प्रवेश करती है। कॉर्निया क्या होता है? जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उस पर के प्रकाश रिटर्न आता है हमारे आंख पे, मैंने पहले प्रकाश वस्तु पे पड़ता है, वस्तु का प्रकाश हम पे रिटर्न आता है, आंखों में जाता है, ना वस्तु को देखते हैं। तारिका क्या होता है? देखिए, यह एक पतला गोलाकार गहरे रंग का पेशीय डायफ्राम होता है जो कॉर्निया के पीछे रहता है। परितारिका पुतली के आकार को नियंत्रित करता है ताकि रेटिना तक आवश्यक एवं सही मात्रा में प्रकाश पहुँचे और इसके रंगों के द्वारा ही व्यक्ति विशेष रंग का निर्धारण कर पाता है। परितारिका क्या है? एक पतला गोलाकार गहरा रंग का पेशिया है। पेशिया क्या है? यह परितारिका के मध्य में होता है जो गोलाकार छेद होता है। आप सभी के आंखों में गोलाकार छेद होगा व्हाइट कलर का, वही छेद से होकर प्रकाश जाता है ना। उसके बाद क्या है? पक्षमावी पेशिया। क्या है? पक्षमावी पेशिया। पक्षमावी पेशिया क्या है? तो आपको बता दी है, कई बार बता दी है कि लेंस से लटका हुआ मांसपेशियों का बना हुआ एक धागा की तरह दोनों तरफ से लगा रहता है, जो नेत्र का जो लेंस का जो आकार है ना, उसके फोकस दूरी को नियंत्रित करता है कि कितना उसका फोकस बढ़ेगा कितना घटेगा। और इसी नेत्र की जो फोकस बढ़ाने और घटाने की क्षमता, यही कहलाती है सामंजन क्षमता। क्या कहलाती है? अगर ये पक्षमावी पेशिया सिकुड़े और फैले नहीं तो क्या होगा? समझ में आ गया? वो आंख आपका खराब हो जाएगा, नजदीक का दिखाई देगा तो नजदीक का, दूर का रहेगा तो दूर का, है ना, फिक्स हो जाएगा, वो अटक जाएगा वहीं पे। का अभिनेत्र लेंस। क्या? पुतली के नीचे पारदर्शी तथा मुलायम पदार्थों का बना हुआ एक उत्तल लेंस होता है जिसे अभिनेत्र लेंस कहते हैं। यह वस्तु का उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब दृष्टि पटल पे बनाता है। याद रखिए, जो हमारे आंखों में लेंस है वो कोई कांच का बना हुआ लेंस नहीं है। ये किससे बना हुआ लेंस है? मांसपेशियों का बना हुआ लेंस है। सोचिए, आज तक कितना भी आदमी टेक्निकल बन गया है, परंतु मांस का लेंस नहीं बना पाया है। लेंस बनाया है, शीशा का बनाया है, कांच का, देखिए शीशा का लेंस है ना, इसमें मांस का नहीं बनाया है। हमारा गॉड जी कितने बड़े साइंटिस्ट हैं कि वो आपको मांस का लेंस बना के फिट कर दिया आँख में, और भी ऐसा कि जब चाहे तो दूर का नजदीक कर सकते हैं। कैमरा में तो जूम इन जूम आउट करना पड़ता है, अब तो ऑटोमेटिक सेंसर में निकाल दिया, जूम इन जूम आउट खुद हो जाता है। ऐसा से मोबाइल निकला, ऐसा भी कैमरा है जो ऑटोमेटिक जूमिंग सेंसर रखता है। फिर भी मानव के नेत्र का जैसा सेंसर कोई नहीं बना पाया आज तक। कितना भी रोबोट बना लिया, मगर मनुष्य के नेत्र जैसा कोई नहीं बना पाया अभी तक, है कि नहीं? है कि नहीं? बहुत बड़ा अंतर है इसका अंदर। और देखिए, याद रखिएगा, अभिनेत्र लेंस के बारे में जब भी लिखने का मौका मिलेगा तो लिखिएगा, यह पेशियों से बना हुआ एक लेंस होता है जो उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। यह
किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे वास्तविक एवं उल्टा बनाता है। प्रतिबिंब कहाँ बनाता है? रेटिना पर। रेटिना मतलब क्या? वही दृष्टि पटल में बनाता है ना, और उसका वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। परीक्षा में ये भी पूछ सकता है कि हमारा अभिनेत्र लेंस वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता है? वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब कौन लेंस बनाता है? उत्तल लेंस। यानी हमारा मानव नेत्र किस लेंस की तरह व्यवहार करता है? यह भी एक ऑब्जेक्टिव है कि मानव नेत्र जो होता है वो किस लेंस की भांति कार्य करता है? तो उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। माने मानव नेत्र में जो लेंस है वो कौन लेंस है? उत्तल लेंस की तरह है, परंतु कांच का नहीं है, ये मांसपेशियों का है। आदमी कांच का बनाता है। किसी किसी आदमी का आँख का लेंस खराब हो जाता है तो कांच का लेंस लगा दिया जाता है, घुसा दिया जाता है। अभी नहीं कहा ऐसा कैसे गड़ेगा? नहीं गड़ेगा। आँख के सबसे भीतरी भाग को कहते हैं दृष्टिपटल। आँख का सबसे भीतरी भाग होता है, ये सबसे अंदर भाग होता है, ठीक है। यूँ कहिए कि पर्दा, जैसे प्रोजेक्टर से हम मूवी देखते हैं या कुछ देखते हैं तो क्या होता है? पर्दा पे देखते हैं। तो उसी प्रकार से हमारे आँख का पर्दा कौन है? रेटिना। उसी पे प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना, वास्तविक एवं उल्टा। बस ये ध्यान रखिएगा। और एक बात और है, रेटिना में लगे होते हैं सिग्नल तंतु होते हैं, दृष्टि तंतु। वो तंतु ब्रेन से जुड़ा हुआ रहता है। तो हम किसी वस्तु, जैसे कोई आदमी खड़ा है, उसका सर ऊपर है, पैर नीचे है, देखे उस वस्तु का प्रतिबिंब आँख में गया और कहाँ पे बना? उल्टा बनेगा, मतलब माथा नीचे और पैर ऊपर बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा ना। और वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, आंखें छोटा है तो छोटा बने नहीं करेगा, छोटा बनेगा। और वो प्रतिबिंब को नस जो होता है वहाँ जुड़ा रहता है, उसे कहते हैं दृष्टि तंत्र। वो तंत्र तार जैसा जुड़ा रहता है, वो रेटिना से जाता है, दिमाग में जुड़ा रहता है, और दिमाग तुरंत वस्तु को देख लेता है सीधा है। आपको कभी ऐसा होता है कि आदमी उल्टा दिखाई दे रहा हो? नहीं दिख रहा? क्यों नहीं दिखाई देता? मगर प्रतिबिंब आँख पे बनता है उल्टा। आँख से तार जुड़ा हुआ कहाँ पे? ब्रेन पे। अब ब्रेन को तुरंत कर लेता है उसको सीधा। इतना सारा काम इतना कम नैनो सेकंड में होता है ना, इसकी कल्पना नहीं कर सकते आप। हम तुरंत यहाँ से यहाँ देखे, तुरंत इमेज बना, तुरंत दिमाग में चला आया। वहाँ पे क्या है? वहाँ पे कंबल पसारा, वहाँ पे क्या है? वहाँ पे पेड़ है, देखे पीत बिंदु। अगला पॉइंट क्या है आपका? उसके बाद क्या है? पीत बिंदु। पीत बिंदु क्या कर? रेटिना के मध्य में एक बिंदु होता है जिसे जो कुछ उठा हुआ से रहता है उसे पीत बिंदु कहते हैं। जो रेटिना होता है ना पर्दा, वो पर्दा में कुछ भाग उठा हुआ से रहता है, इससे उसे कहते हैं पीत बिंदु। एक भाग धंसा हुआ रहता है, उसे कहते हैं आंध बिंदु, ठीक है। आंध बिंदु पे कुछ भी दिखाई नहीं देता है, आंध नहीं। पीत बिंदु उभरा हुआ रहता है, अंत बिंदु अंदर धंसा हुआ रहता है। तो अंध बिंदु पे इमेज नहीं बनता है, या अंध बिंदु पे कोई इमेज बनेगा तो दिखाई नहीं देगा। रेटिना पे ही। रेटिना जैसे रेटिना क्या है? पर्दा है, आँख का पर्दा है। ऐसे रेटिना मेरा आँख का पर्दा, इसी पर रेटिना बन रहा है। तो वो धंसा हुआ भाग है, एगो उभरा हुआ भाग। जैसे उभरा हुआ भाग है तो पीत बिंदु, धंसा हुआ भाग हुआ था अंध बिंदु।